हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। अब इस वीडियो को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो आपको भेजा गया है, वह अवश्य देखें। तो यह कर्क लग्न की कुंडली है और हम सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में धन भाव के स्वामी है, कुटुंब के स्वामी है, धन के संग्रह के स्वामी है और स्वराशि में विराजमान है। तो यह बहुत अच्छा योग है। तो धन का संग्रह होता है, कुटुंब का सुख प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है। परंतु ये तो हो गया सूर्य का सिर्फ अकेले का फलादेश, परंतु सूर्य पर केतु की दृष्टि भी है। देखिए केतु जो है वहां से 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि देखते हैं। तो केतु यहाँ पर सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं द्वितीय भाव में, और सूर्य 24 अंश के हैं, कमजोर भी हैं अंश बल में। स्वराशि में तो है, यानी स्थान बल में तो ठीक है, लेकिन अंश बल में थोड़े कमजोर है। तो सूर्य जब यहाँ पीड़ित होंगे तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है और धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें सूर्य का मंत्र जाप करना आवश्यक है और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना आवश्यक है। और इसके साथ हमें चलित कुंडली भी देखना आवश्यक है, क्योंकि लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों से संबंधित मिला जुला प्रभाव होता है। तो चलित कुंडली में सूर्य आ जा रहे हैं तृतीय भाव में, तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है और 9वें भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति भी होती है। यानी कि चलित कुंडली में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है सूर्य का, लेकिन लग्न कुंडली में सूर्य जो है केतु से पीड़ित हो रहे हैं। तो लग्न कुंडली या चलित कुंडली यदि दोनों में कहीं भी समस्या का योग दिखे तो हमें उसका अवश्य उपाय करना चाहिए, जिससे कि जीवन में आगे चल के परेशानी ना हो। चंद्रमा इस कुंडली में लग्नेश है और उच्च राशि में विराजमान है। यहाँ चंद्रमा जो है वह उच्च राशि में विराजमान है। तो पहले अकेले हम चंद्रमा का फलादेश समझते हैं कि यहाँ विराजमान होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, आमदनी बहुत अच्छी होती है और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या, बुद्धि, संतान का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। तो यह चंद्रमा का अकेले का फलादेश हो गया। लेकिन चंद्रमा 25 अंश के हैं, यहाँ भी जैसे अंश बल में कमजोर है और शनि के साथ विराजमान है। देखिए चंद्रमा जो है वह शनि के साथ विराजमान है। तो चंद्रमा अकेले थे तब तो अच्छा था भाई, आमदनी अच्छी होगी, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, विद्या, बुद्धि, संतान का सुख प्राप्त होगा। लेकिन जब शनि के साथ चंद्रमा बैठ गया तो चंद्रमा पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानी होगी और शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। अब चलित कुंडली में जो चंद्रमा द्वादश भाव में चले गए तो यह माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति की उन्नति जन्म स्थान से दूर या बाहरी स्थानों के संपर्क से होती है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो चंद्रमा है वह शनि भी देखिए प्लस है, यानी शनि भी चंद्रमा के साथ साथ यहाँ आ जाएंगे। तो यदि चंद्रमा तो यहाँ सिर्फ शनि से पीड़ित है, लेकिन यहाँ पर यदि चंद्रमा आ जाएंगे तो राहु और केतु और शनि ये तीनों से ही पीड़ित हो रहे हैं। यानी कि दोनों ही स्थितियों में जो चंद्रमा है वह पीड़ित हो रहे हैं और यह जीवन की उन्नति के लिए ठीक नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपको मोती धारण करना चाहिए और राहु केतु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र जाप भी करना चाहिए, जिसके कारण कि स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी ना हो सके। उसके बाद हम मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह हैं, पंचम भाव के स्वामी है, यानी विद्या, बुद्धि, संतान के स्वामी है और पिता, राज्य, रोजगार के भी स्वामी है और सबसे राजयोग कारक ग्रह है। परंतु ये कहाँ चले गए? षष्ठ भाव में, रोग एवं शत्रु के घर में चले गए और केतु के साथ विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि भी हो गई। देखिए तो केतु और राहु से मंगल जो है वो पीड़ित हो गए, जो सबसे राजयोग कारक ग्रह है वो रोग और शत्रु के घर में चले गए। तो यहाँ पीड़ित होने के कारण विद्या, बुद्धि, संतान, पिता, राज्य, रोजगार इन दोनों ही क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। शत्रु पक्ष से भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, परंतु उन पर विजय भी प्राप्त होती है और नौकरी के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो इसलिए यहाँ पे मंगल जो है उनका मंत्र जाप करना जरूरी है और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। अब मंगल की दृष्टि का भी फलादेश देख लेते हैं। तो मंगल यहाँ से 9वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी, हिम्मती, लीडर भी होते हैं और स्वभाव भी कुछ उग्र होता है। तो इसलिए यहाँ पे
तो ये सिर्फ मंगल का फलादेश है। लेकिन जब मंगल राहु केतु से पीड़ित हो जाएंगे तो ये सब श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये जो अच्छा लाभ दे रहे हैं उनमें भी मतलब कमी हो जाएगी। तो इसलिए मंगल को पहले इसको शुभ करना जरूरी है, ताकि मंगल का मंत्र जाप और हनुमान चालीसा इत्यादि जो बताए गए आपको वह उपाय करें। और सबसे मुख्य राहु केतु का दान एवं उपाय करना, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। बुध जो है इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, तृतीय भाव के स्वामी है। बुध को इस कुंडली में अकारक माना जाता है और बुध यहाँ स्व राशि में खुद के घर में विराजमान है, तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में उन्नति होती है और नवम भाव पर दृष्टि के कारण कठिन परिश्रम एवं बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य की उन्नति होती है। चलित कुंडली में बुध यहाँ आ जा रहे चतुर्थ भाव में, तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में उन्नति होती है और दसम भाव में दृष्टि के कारण रोजगार के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। तो बुध से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, क्योंकि बुध को इस कुंडली में अकारक माना जाता है और वैसे भी बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है बुध और स्वराशि में भी विराजमान है। तो बुध से संबंधित आपको सिर्फ दान एवं उपाय करना है, ना इसका मंत्र जाप करना है, ना ही रत्न इत्यादि धारण करना है। गुरु जो है इस कुंडली में नवम भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी, उच्च शिक्षा के स्वामी, धर्म के स्वामी और षष्ठ भाव रोग एवं शत्रु के भी स्वामी है। परंतु गुरु जो है त्रिकोण के भी स्वामी है, इसलिए गुरु को कारक माना जाता है। तो गुरु कहाँ चले गए? द्वादश भाव में, ठीक है। तो जब भाग्य के स्वामी चले गए विदेश के भाव में, तो इसका मतलब क्या होगा कि विदेश में या बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य की उन्नति होती है और धर्म का पालन भी करते हैं। और यहाँ पे जो गुरु है वह दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो जिसके कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में स्वराशि में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में भी विशेष सफलता प्राप्त होती है। और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है। परंतु गुरु यहाँ राहु के साथ विराजमान है। देखिए, गुरु और राहु कभी भी साथ में विराजमान होते हैं तो अच्छा फल नहीं देते हैं। तो पहली बात कि गुरु द्वादश भाव में चले गए, ये थोड़ी कमी हो गई। दूसरी, राहु से पीड़ित हो गए द्वादश भाव में, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में भी परेशानी होती है और फालतू या बेवजह खर्च भी होता है, उसके कारण भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे गुरु तो 18 अंश के हैं, अंश बल में बिल्कुल मजबूत है। तो गुरु का मंत्र जाप करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। और चलित कुंडली में जो गुरु हैं वो लग्न में आ जाएंगे, तो जब चलित कुंडली के अनुसार जो गुरु हैं वह पीड़ित नहीं होंगे, क्योंकि राहु तो यहाँ है, राहु चलित कुंडली में नहीं बदल रहे हैं। तो चलित कुंडली के अनुसार तो गुरु बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। लेकिन यह लग्न कुंडली में तो पीड़ित है ना, चलित कुंडली में अच्छा फल दे रहे हैं। इसलिए हमें दोनों में कहीं भी अगर समस्या हो रही है या पीड़ित है तो हमें पहले से उपाय करना आवश्यक है, क्योंकि दोनों का मिला जुला असर पड़ता है जीवन में। तो इसलिए जो उपाय बताया गया है गुरु से संबंधित वो तो करना ही है, और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। शुक्र जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी, आमदनी के स्वामी, लग्न में विराजमान है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, जमीन माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, आमदनी बहुत अच्छी होती है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, पत्नी के माध्यम से भी आमदनी होती है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। और यहाँ पे चलित कुंडली में शुक्र यहाँ आ जा रहे हैं, तो जब शुक्र यहाँ आएंगे तो चलित कुंडली में सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे, इसलिए सूर्य के साथ चलित कुंडली में भी ये विराजमान नहीं होंगे। तो यहाँ आएंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ मतलब माता भूमि भवन आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य के घर में विराजमान हो जाएंगे। तो शुक्र को आपको प्रबल करना है, इसका मंत्र जाप करना है। आप इसका रत्न भी धारण कर सकते हैं, जिससे कि आपको आमदनी माता भूमि भवन इन सब चीजों से श्रेष्ठ लाभ प्राप्त आपको हो सके। तो शुक्र को प्रबल करेंगे तो हमें और भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। शनि जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के पत्नी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार, आयु के स्वामी है और यह एकादश भाव में विराजमान है। अब अगर शनि यहाँ पर अकेले विराजमान होते और चंद्रमा नहीं होते तो क्या होता है यहाँ पर कि आमदनी बहुत अच्छी होती है, पत्नी के माध्यम से भी आमदनी के योग बनते हैं। और यहाँ से जब लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है और आलस्य बना रहता है, जीवन में उन्नति धीरे धीरे होती है। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है, लेकिन जब स्वराशि में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि भी होती है। अब यहाँ पे शनि चंद्रमा के साथ विराजमान है, यानी जो शनि है वह चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहे हैं और चंद्रमा के घर को भी पीड़ित कर रहे हैं।
तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में और आमदनी में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो इस बात को समझना जरूरी है। अब चलित कुंडली में शनि क्या कर रहे हैं, वो यहाँ आ जा रहे हैं, द्वादश भाव में आ जा रहे हैं। तो जिसके कारण यहाँ आने के कारण भी जो है इस पर फिर मंगल की दृष्टि आ जाएगी शनि पर, क्योंकि मंगल चलित कुंडली में नहीं बदल रहे हैं। अगर शनि यहाँ से चलित कुंडली में द्वादश भाव में चलेगा, देखिए यहाँ पे समझिए, मान लीजिए ये शनि है, और तो फिर इस पर मंगल की भी दृष्टि हो जाएगी, शनि पर केतु की भी दृष्टि हो जाएगी, और राहु भी शनि के साथ विराजमान है। तो यहाँ जो द्वादश भाव में जाकर शनि राहु केतु का संबंध बन जाएगा, तो जिसके कारण अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होगी, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानी होगी, और पत्नी, वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात कि जब शनि यहाँ आएंगे चलित कुंडली में, तो यहाँ से वह भी मंगल को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि मंगल भी शनि को पीड़ित करते हैं, शनि भी मंगल को पीड़ित करते हैं। तो जिसके कारण जब शनि यहाँ से मंगल को देखेंगे, मंगल शनि को देखेंगे, तो फिर मंगल जिस भाव के स्वामी है, विद्या, बुद्धि, संतान, पिता, राज, रोजगार, इनमें भी परेशानी होगी, और शनि जिसके स्वामी है, पत्नी, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, आयु, इनके संबंध में भी परेशानी होगी। तो ऐसे योग में महामृत्युंजय मंत्र जाप करना अत्यंत ही आवश्यक है। आपको शनि और मंगल का उपाय तो करना ही है, जो उपाय आपको बताए गए हैं, और इन दोनों में से किसी का भी रत्न पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि परेशानी ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए इनका मंत्र जाप भी करना है, और इनसे संबंधित दान उपाय भी करना है, और महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप ज्यादा से ज्यादा आपको करना है, जिससे कि ये ग्रहों का जो संबंध बन रहा है, चाहे एक दूसरे को पीड़ित कर रहे हैं, इन सब चीजों से आपको राहत मिले। राहु यहाँ पर बैठे हैं गुरु के साथ द्वादश भाव में, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से परेशानी होती है, खर्च अधिक होता है, भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं, या पूजा पाठ साधना में कई बार होता है ऐसा मन नहीं लगता है। और राहु यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। और राहु यहाँ से जब मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो विद्या, बुद्धि, संतान, पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई, परेशानी होती है, और पेट में भी किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि होने की संभावना रहती है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण भी स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ परेशानी होती है। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है। राहु का रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है, ना ही इसका मंत्र जाप करना है। केतु यहाँ षष्ठ भाव में देखिए मंगल के साथ विराजमान है, तो जिसके कारण जो मंगल होते हैं, राहु, केतु और शनि, इन तीनों ग्रहों से पीड़ित होते हैं। तो केतु भी यहाँ पर पीड़ित कर रहे हैं मंगल को, तो जिसके कारण विद्या, बुद्धि, संतान, पिता, राज, रोजगार और नौकरी के क्षेत्र में परेशानी, और पेट में भी किसी प्रकार की बीमारी, ऑपरेशन इत्यादि होने की संभावना रहती है। दसम भाव में जब दृष्टि डालेंगे, तो पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। अब केतु यहाँ मंगल को भी पीड़ित कर रहे हैं, मंगल के घर को भी पीड़ित कर रहे हैं। और द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे, तो कुछ कठिनाइयों के साथ बाहरी स्थानों से संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है, लेकिन खर्च भी अधिक रहता है। और द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे, तो धन एवं कुटुंब से संबंधित कठिनाई एवं परेशानी होती है। धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है, कुटुंब से भी मतभेद हो जाता है, सहयोग नहीं प्राप्त होता है, और वाणी में भी बहुत उग्रता हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है, खाने पीने की चीज़ों से भी प्रॉब्लम हो सकती है, और जैसे धन, आँख में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य पर जब केतु की दृष्टि है, तो आंखों से संबंधित भी किसी प्रकार की समस्या होने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार आपको फलादेश समझा दिया गया, और कुंडली में सारे फलादेश लिखकर बताए गए हैं, और आप इन दोनों को देखकर और फिर और भी आप फोन से चर्चा करें, जो नहीं समझ में आ रहा है उसके विषय में भी चर्चा करें। हरिओम तत्सत।